Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a Hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So, स्वागत है आप सभी का क्लास 12th में 11th से 12th में आप आ चुके हैं और धीरे धीरे पढ़ाई का सुरूर अब बढ़ता चला जाएगा। समर ब्रेक ऑलरेडी चल रहे हैं। कोलकाता में शायद समर ब्रेक अभी ओवर भी हो चुके हैं, तो बहुत सारे स्कूल्स में समर ब्रेक अभी भी कंटिन्यूड हैं, कुछ स्कूल्स में समर ब्रेक खत्म हो चुके हैं। तो चलो कुछ बढ़िया करते हैं। इस जून के महीने में काफी हद तक अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, बिकॉज आप सभी को पता है कि 2024-25 में पेपर का पैटर्न हमारे आईएससी बोर्ड के अंदर चेंज हो चुका है। अभी कुछ भी लर्निंग एप्टीट्यूड पर नहीं पूछा जाएगा, अब सब कुछ आपका कंसेप्चुअल और केस स्टडीज के बेसिस पर होने जा रहा है। तो आपको पढ़ाई भी कुछ उतनी ही शानदार तरीके से करनी है जिसमें आपका कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस भी हो सके और बहुत सारे केस स्टडीज की आपकी प्रैक्टिस भी कराई जा सके। तो मैंने बोला ना शुभम संभाल लेगा, तो मतलब शुभम संभाल लेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ते समय आपको कुछ भी याद नहीं करवाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि कंसेप्चुअली आपको सारी चीजें क्लियर होती चले। और साथ में एक बढ़िया बात यह है कि अगर आपको ये सारे नोट्स हमारे चाहिए, जो भी मैं यहां पर लिख के आपके लिए पहले से लाया हूं, तो आप वो हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। जाओ भैया, ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस है, अगर आप प्ले स्टोर से एंड्रॉइड यूजर हैं तो डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं, और iOS यूजर्स हैं तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लें और उसके अंदर कोड डालना पड़ेगा JWJXV, डाल के आप भी फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से 2025-26 का एक फोल्डर बना हुआ है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ आपको लाइव प्रिपेयर करना है, लाइव मींस हर दिन 2 घंटे की क्लास 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स विद एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, जो मैं आपके घर पे डिलीवर करूंगा, जिसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस भी होंगे, सैंपल पेपर्स भी होंगे, सब कुछ इंक्लूडेड होगा। और लाइव क्लासेस इन तीनों सब्जेक्ट्स की मैं करा रहा हूँ। आप जाकर इसमें एनरोल कर सकते हो। बिल्कुल परेशान मत हो कि मैंने अभी इसमें बहुत सारा सिलेबस करा दिया होगा, वो सारा सिलेबस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा और दोबारा भी आपको लाइव कराया जाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आप जाकर एनरोल कर सकते हैं। 10,000 मात्र इसकी फीस होने जा रही है, जिसके अंदर स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे साथ भाई आपको बोर्ड्स के साथ साथ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और आईपी मैट जैसे, जेवियर जैसे एग्जाम्स को भी क्लियर करना है, तो फतेह इज द कोर्स फॉर यू। इस कोर्स के अंदर 9 बुक सेट्स आपको डिलीवर होने जा रही हैं इस साल से, और भाई इस कोर्स का फीस है 15,000 रुपीज, इसमें बोर्ड्स साथ साथ आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दोनों की तैयारी कराई जाएंगी। बोर्ड्स की क्लासेस चलेंगी मंडे से फ्राइडे, और सैटरडे संडे में आपकी एंट्रेंस क्लासेस होने जा रही हैं। तो चलिए भाई, बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपना चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ बातें आपको बहुत प्यारी तरीके से जाननी है। सर प्यारी तो सर वो थी सर, अरे चुप कर जा भाई, अब तो वो नहीं है ना, हम लोग पढ़ लेते हैं साथ में। बिजनेस एनवायरनमेंट में अब भाई क्या होने वाला है, सबसे पहले तो हमको देखना है ये कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, और मैं आपको पूरा चैप्टर एग्जाम्पल तरीके से समझाऊंगा। बिकॉज इस चैप्टर से बढ़िया बढ़िया केस स्टडी आती है, इस चैप्टर से बढ़िया बढ़िया कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन आते हैं, और हमसे वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो डिटेल में समझेंगे। फिर आता है फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, देन डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस के अंदर फिर हमको माइक्रो एनवायरनमेंट पढ़ना है, मैक्रो एनवायरनमेंट पढ़ना है। माइक्रो के अंदर हमको इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़ने हैं, फिर मैक्रो के भी हमको फैक्टर्स पढ़ने हैं। साथ में फिर हमको पढ़ना है SWOT एनालिसिस, जिसको हम लोग स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं। इस पूरे नोट्स के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें हाईलाइट आपके लिए पहले से कर रखी है, जिससे आपको पता चल जाए कि इसका कीवर्ड ये होने वाला है। जो जो बच्चे मांगते चले जा रहे हैं वो सारी चीजें हम डिलीवर करेंगे। हाँ, हम आपके लिए बहुत सारी केस स्टडीज और कॉम्प्रिहेंसिव फोकस क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, टेंशन मत लो उसके लिए, ठीक है ना भाई। तो चलो मेरी जान, शुरू करा जाए आज का चैप्टर। और भाई चैप्टर क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, मैंने एक यहां पर छोटा सा एग्जाम्पल ले रखा है। मान लेता हूं, मैं तो वैसे लखनऊ में रहता हूं ना, और मैंने अभी अभी नई बेकरी शुरू की है, और मेरी बेकरी का नाम है शुभम बेकरी कॉर्नर, SBC, शुभम बेकरी कॉर्नर।
सर आप हमेशा कॉर्नर में ही क्यों खोलते हैं? बस ऐसे ही मजा आता है बहुत। चलो खैर, आओ समझते हैं भाई। शुभम बेकरी कॉर्नर, एक लखनऊ में बेकरी खुली हुई है। अब बेकरी अगर मैंने खोली तो मेरे बेकरी के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे मेरी वर्किंग ऑफ बिजनेस को। जैसे कि लेट्स से मैंने जिस एरिया में बेकरी खोली है वो बिल्कुल वेजिटेरियन एरिया है, वहां पर सिर्फ पूजा पाठ करने वाले पंडित लोग रहते हैं। और अगर मैंने वहां पर बेकरी में अपने प्रोडक्ट्स के अंदर नॉन वेजिटेरियन चीजें मिलाने लग गया, मैंने एग वाले केक देने लग गया उनको, एग वाले उनको बिस्किट्स देने लग गया, ब्रेड देने लग गया, तब तो मेरा बिजनेस गया भाई। काहे को? बिकॉज वो बिजनेस हमारे सोशल एनवायरनमेंट से कॉम्प्लाई नहीं करता है। तो मतलब बिजनेस के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट करते हैं। इसी चीज को हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। ये तो हो गई मेरी हिंदी में बातें आराम आराम से, लेकिन एग्जाम में मैडम कैसे खुश होंगी, आओ जरा वो देखते हैं। सर हमारे यहां तो सर पढ़ाते हैं, बैड लक। अग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, events and influences that surrounds and affect the business organization। वो सारे इवेंट जो हमारे बिजनेस को सराउंड करते हैं और वो हमारे बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट करते हैं, वो सब कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। बात समझ में आया? एग्रीगेट का मतलब क्या? टोटलिटी होता है, मतलब सम होता है। तो मैंने उसको अंग्रेजी को सिंप्लीफाई करके भी लिख दिया। ये डेफिनेशन दी थी हमारे कीथ डेविस भैया ने। ऐसा नहीं कि तुमको डेफिनेशन पूरी एज इट इज याद करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि कॉमर्स तो याद नहीं करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस समझते चलो, आपका काम बनता जाएगा। कीवर्ड क्या है? पहला तो एग्रीगेट है और दूसरा क्या है? वो सारे इवेंट, वो सारे इन्फ्लुएंसेस जो बिजनेस को सराउंड करते हैं और बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट करते हैं। अगर तुमको ये हिंदी में अपनी लोकल लैंग्वेज में भी समझ में आ रहा है तो आपकी पढ़ाई बढ़िया है। अब वो दिन चले गए जब आईएससी के अंदर याद करो लिखो, याद करो लिखो, याद करो लिखो वाली चीजें होती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ समझ के आपको चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये एक ट्रांजिशन फेज में आप लोग हैं, जिसमें आपके स्कूल को भी अभी कस्टम होने में समय लगेगा और आपको भी कस्टम होने में समय लगेगा। मैं ये चेंज लेकर आ रहा हूं कि मैं आपको यहां पर कुछ भी याद नहीं करवाऊंगा। ठीक है ना भाई? चलो आते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। अब कौन कौन से फीचर्स हैं, एक एक करके हम लोग सारे फीचर्स को देखते हैं भाई। सबसे पहले, अच्छा आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना। मैं इस साल सोच रहा हूं बच्चों को एक बड़ा वीडियो ना देने के बजाय मैं कुछ छोटे छोटे वीडियोस दूं, जिससे उनकी पढ़ाई मतलब 15-15, 20-20 मिनट के अंदर थ्योरी सब्जेक्ट्स की हो सके। मैंने लास्ट ईयर सारे वीडियोस वन शॉट में पोस्ट किए हुए हैं। कोई सिलेबस चेंज नहीं है। आप पिछले साल के भी वीडियो मेरे उठाकर आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, कि मेरे को 2 पार्ट्स में एक चैप्टर को डिवाइड करना चाहिए या मुझे सिंगल पार्ट में ही वीडियो लेकर आना चाहिए, आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना पड़ेगा भाई। ठीक है ना? तो आते हैं भैया फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल का हिंदी में मतलब होता है बाहरी, मतलब जो बिजनेस के बाहर लाए करते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सटर्नल टू बिजनेस एंटरप्राइज। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आते हैं? जैसे मेरे कस्टमर्स, मेरे बिजनेस के अंदर के फैक्टर थोड़े ना है। मेरे कॉम्पिटिटर्स, जैसे मैंने बेकरी खोली, एक टीएचएफ बेकरी और है, वो भी मेरी क्या होगी? कॉम्पिटिटर। उसकी भी वर्किंग तो मेरे बिजनेस पर इंपैक्ट डालेगी। आंसर है यस। कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, ये सारे फैक्टर्स कौन से हैं? ये सब बाहरी फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो पहला फीचर सबको क्लियर हो गया कि टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है। मतलब हमारे वो एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कॉम्पिटिटर्स और कस्टमर्स हमारी वर्किंग ऑफ बिजनेस पर इफेक्ट डालते हैं। दूसरा, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स। अब बेटा जनरल क्या होता है और स्पेसिफिक क्या होता है, आओ जरा जान लेते। जनरल का मतलब क्या है? जनरल फोर्सेस का मतलब होता है इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। ये जनरल फोर्सेस हैं। मैंने यहां पे क्लियरली बाइफरकेट करके लिख दिया ताकि तुमको आराम से आंखों के रास्ते दिल में उतर जाए ये टॉपिक। दूसरा, स्पेसिफिक फोर्स का मतलब क्या है? इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट में जनरल फोर्सेस भी होती हैं और स्पेसिफिक फोर्सेस भी होती हैं, और ये दोनों ही फोर्सेस हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। तो जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स में क्या लिख सकते हैं? इट इंक्लूड्स बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल फोर्सेस क्या हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस क्या हैं? भाई स्पेसिफिक फोर्स का हमेशा बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, जनरल फोर्सेस का इनडायरेक्ट इंपैक्ट ज्यादा होता है ऑन द बिजनेस। इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड होता है, सोशल सोसाइटी से रिलेटेड होता है। इसके बारे में भी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए टेंशन लेने वाली बात
नहीं है। तो दो फीचर आपको आंखों के रास्ते दिल में उतरने चाहिए। क्या उतर गए हैं? कमेंट सेक्शन में लिखते चलना भैया। आप जितना ज्यादा कमेंट करते हो वीडियो में, उतना ज्यादा मैं आपसे कम्युनिकेट करता हूं। जितना ज्यादा हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, हमारा रिलेशनशिप उतना ही अच्छा होने वाला है। सर रिलेशनशिप की तो बात मत करो सर। रिलेशनशिप की बात आजकल जितना ये, अरे भैया रिलेशनशिप बढ़िया है। अरेंज मैरिज वालों का देख रहे हो क्या हो रहा है? ऐसा ना हो जाए कि मेघालय ट्रिप में तुम्हें जाना पड़ जाए भाई, ठीक है ना। आजकल भैया अरेंज मैरिज में तो लड़के ड्रम में जा रहे हैं। तो भाई ड्रम में मत जाओ, इस भ्रम में मत रहो। सेफ गार्ड योर सेल्फ। रिलेशनशिप एक अच्छी चीज है, अब माँ बाप भी बोलेंगे हाँ हाँ अच्छी चीज है, बुरी तो नहीं है। हाँ भाई और क्या। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है ना, पता है? एक चीज दूसरे चीज से रिलेटेड है। जैसे मैंने आजकल ना बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग देखी है। वो आता ना ओजीविया, एक करके एक ब्रांड है, आजकल ओजीविया का बड़ा ऐड आ रहा है। वो बताता है भैया अगर आपने ओजीविया की हेल्थ ड्रिंक पीना शुरू किया, आपका बढ़िया बढ़िया वजन कम हो जाएगा। वैसे ही कंपनी आ रही गुड बग्स, अगर आपने हमारे गुड बग्स को कंज्यूम करना शुरू किया, आपकी हेल्थ बढ़िया बढ़िया हो जाएगी। कहना क्या चाहते हैं? एक चीज का इंपैक्ट दूसरे चीज पर होता है। मतलब अगर अगर ऐसे पॉडकास्ट, ऐसा प्रमोशन हो रहा है कि हेल्थ बहुत जरूरी है, हेल्थ बहुत जरूरी है, हेल्थ बहुत जरूरी है, तो आप देखोगे धीरे धीरे हेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप बात समझ में आ रही है? डिफरेंट एलिमेंट्स आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। बिल्कुल टू द पॉइंट मैं आपको नोट्स लिखकर दे रहा हूं। जैसे कि हेल्थ केयर के बारे में अगर प्रमोशन किया जाए तो हेल्थ प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकने लग जाते हैं कि नहीं नहीं आपका तो भाई वजन ज्यादा है, आपको तो अपना वेट कम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसके बारे में बात की तो फिर इंसान जाके सर्च करेगा यार वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको कंज्यूम कर लूं तो मेरा वेट कम होने लग जाए। तो अब देखा क्या, एक चीज के बारे में एजुकेट किया, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में बढ़ने लग गई। क्लियर है भाई? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। अगले पे आते हैं और अगला है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है? जो कीप्स ऑन चेंजिंग हो, मतलब ऐसी चीज जो स्टैटिक ना हो, जिसको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो। सर ऐसा तो बहुत सारे लोग हैं मेरी लाइफ में, जब भी मैं उससे बोलता हूं कि तुम नाराज हो क्या, वो कहती नहीं है मैं नाराज नहीं हूं। और फिर अगर मैं कुछ भी नहीं बोलता हूं, कहती देखा तुमने मुझसे पूछा ही नहीं, तुम तो मुझे समझते नहीं हो। क्या सर वो भी कॉम्प्लेक्स है? हाँ बेटा वो भी कॉम्प्लेक्स है। आओ जरा ये समझ लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग। इसीलिए पहचानना मुश्किल हो जाता है। भाई बिजनेस में कौन सा एलिमेंट कब चेंज हो जाएगा, उसकी वर्किंग से हमारा बिजनेस कैसे इंपैक्ट हो जाएगा, हमको पता ही नहीं है। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि क्या? जैसे कि सर कोई बढ़िया एग्जांपल दो सर, हमेशा आप ये ऐसी ऐसी बातें कर देते हो सर, बुरा लगता है सर। आओ देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है। कॉम्प्लेक्सिटी का अगर मैं एकदम बेसिक सा एक एग्जांपल आपके सामने लेकर आऊं, तो आपने देखा कि पहले मारुति वाले बढ़िया बढ़िया पेट्रोल कार बना रहे थे, सीएनजी कार बना रहे थे, जिंदगी बढ़िया चल रही थी। एकदम से ईवी कार की लहर आ गई। ईवी बनाओ ईवी, मारुति वाले बोला अरे बाबा अभी तक तो मैं पेट्रोल ही इंजन बना रहा था, ईवी कहां से बनाने लग जाऊं। और अब सब लोग कौन सी गाड़ी ले रहे हैं? ईवी ले रहे हैं, ईवी ले रहे हैं, ईवी ले रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। बोले तो कि इतने सारे एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं जो लगातार चेंज हो रहे हैं, बिजनेस उनको कैसे कॉम्प्लाई करे, इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। आई होप आई हैव क्लियर दिस पॉइंट। चलो अगले पॉइंट पर आते हैं, विच इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है? जो हमेशा बदलता रहे। कॉम्प्लेक्सिटी और डायनामिक चेंज होता है, बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। कई बार ऐसा आएगा जहां कॉम्प्लेक्सिटी लिखना होगा तुम डायनेमिक लिख दोगे, जहां डायनेमिक लिखना होगा वहां कॉम्प्लेक्सिटी लिख दो। बहुत क्लोज है, ये एकदम सिनोनिम्स है। लेकिन समझते हैं डायनामिक का मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक, रादर इट कीप्स ऑन चेंजिंग। लेकिन फोकस करना है, जैसे नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, तो वो डायनामिक है। जैसे तुमको याद है कि पहले आप फोटो खींचते थे तो कोडैक के कैमरे से खींचते थे, रील पड़ती थी। फिर आगे कैनन के डिजिटल कैमरास, अब तो कैमरेज भी चले गए, अब सिर्फ मोबाइल फोन में कैमरा आने लगा है। बात समझ में आ रहे हो? तो अगर नई नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी तो उसे डायनामिक बोलते रहेंगे कि भाई एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहा है। कॉम्प्लेक्स मतलब आपको समझने में मुश्किल हो जाए कि कौन सा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और उसका इंपैक्ट हमारे बिजनेस पे कैसा आएगा।
लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्सिटी और डायनामिक बहुत ज्यादा क्लोज हैं। ठीक है, सब बच्चों को बात समझ में आ रही है बेटा जी? आपको हर एक पॉइंट पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो भी एक पॉइंट छोड़ेगा वो उसको छोड़ के चली जाएगी, ओ सॉरी, मतलब उसके साथ बुरा हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं, अनसर्टेन। अरे भगवान सर, एक तो कॉम्प्लेक्स फिर डायनामिक, अब अनसर्टेन। ऐसा लग रहा है ये मेरी वाली के बारे में ही बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आओ जरा देखते हैं। अनसर्टेन सर, आप हमेशा लड़कों के साइड से बोलते हैं, दिस इज रॉन्ग सर। अरे नहीं नहीं बेटा, चैप्टर्स बढ़ने तो हम लड़कियों की साइड से भी बोलेंगे। डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है, आगे चल के क्या होगा। आज एआई आ गया है, सब बच्चे चैट जीपीटी पे बढ़िया बढ़िया आंसर निकाले दे रहे हैं, ठीक है ना। फ्यूचर टीचर्स का क्या होगा, स्कूल्स का क्या होगा, किसी को नहीं पता। इट इज अनसर्टेन। नोकिया को कभी नहीं पता था कि आने वाला समय स्मार्टफोन्स का है। नोकिया बढ़िया बढ़िया, आपने वो पत्थर वाले फोन बना रहे थे, भैया ये लो लगा के बात कर लो, नहीं तो किसी को मार दो चल के। लेकिन भाई अभी नोकिया हमारे बीच नहीं रहा। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी कौन सी होगी नोकिया का, यहां पे मैंने एग्जांपल दे रखा ताकि तुमको याद हो जाए, जैसे एग्जांपल से तुमको रिकॉल होता रहेगा हमेशा हमेशा। आगे बढ़ते हैं, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या है, हर कंट्री का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है। अगर हमारी कंट्री में ऐसे मस्त नेहरू जैकेट चलती हैं, तो क्या ये अमेरिका में भी लोग नेहरू जैकेट पहनते होंगे? या इंडिया की लेडीज साड़ी पहनती हैं, तो क्या साड़ी की डिमांड अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है? आंसर है ऐसा नहीं होता। हर कंट्री का एनवायरनमेंट अलग है। हर कंट्री का एनवायरनमेंट समझ के उस कंट्री के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चा? समझ में आ रहा है? बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जैसे कि डिमांड ऑफ साड़ी इंडिया में है और बाकी कहीं नहीं है। तो मैंने ये बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दे दिया। वैसे साड़ी सबसे अच्छी ड्रेस होती है। तुम लोगों का क्या कमेंट करना है, सारे लड़के लड़कियों जरा कमेंट करके बताओ विच इज द बेस्ट ड्रेस फॉर अ लेडी। तुम, मेरे को तो साड़ी अच्छी लगती है भाई, पर्सनल रिकमेंडेशन है, इसीलिए फेयरवेल में लड़कियां साड़ी पहनती स्कूल में, है कि नहीं भाई? खैर आगे आते हैं, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या, ऐसी चीज जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में माइक्रो एस्पेक्ट होता है, माइक्रो एस्पेक्ट होता है, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। और मल्टी डायमेंशनल में आप एक और चीज समझ, इसमें बहुत सारी सब्जेक्ट कंटेंट की नॉलेज लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। और अगला क्या है, सर इसमें तो 11 फीचर्स हैं, आप तो 11 के 11 फीचर्स हमको करा दे रहे हैं, एग्जाम में तो 6 ही आएंगे। अबे तुम्हें कौन सा पता कि यही वाले 6 आ जाएंगे? तुम्हें एक एक फीचर आंखों के रास्ते दिल में उतारना पड़ेगा, तुम्हें समझना है, तुम्हें याद नहीं करना है। अब सिनेरियो चेंज हो गया है मेरी जान। ऐसा मत कर देना कि तुम कोई 5 फीचर पहुंच के चले गए, तुम यही बोलोगे सर जो हम पढ़ के जाते हैं पेपर में आता ही नहीं है, और जो हम छोड़ते हैं वही पूछ लिया जाता है। ऐसा ही होगा, एक भी फीचर नहीं छोड़ना है, सारा चीजें पढ़ के जानी है। ठीक है ना बाबू? चले आगे। अगला है म्यूचुअल डिपेंडेंस। म्यूचुअल डिपेंडेंस मतलब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल डिपेंडेंस। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है ना, एक एनवायरनमेंट दूसरे एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको म्यूचुअल डिपेंडेंस कहा जाता है। अगला क्या है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट केवल एक जगह नहीं लगेगा, इट इज मल्टीफेसेटेड, यह हर जगह लग रहा है। बिजनेस एनवायरनमेंट हर बिजनेस को इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, इट इज डाइवर्स इन नेचर। नॉन कंट्रोलेबल, बिजनेस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना बिजनेस के बस की बात नहीं होती, तो इसलिए बोलते हैं कि भैया हाउ कैन यू कंट्रोल गवर्नमेंट, हाउ के। अभी देखो, आज अगर मान लो तुम लिकर बिजनेस में हो, आगे अगले चल से बोल दिया जाए, सरकार बोल दे आज से लिकर बैन है इंडिया में, तो हाउ कैन यू कंट्रोल गवर्नमेंट फैक्टर्स? यू कैन नॉट कंट्रोल गवर्नमेंट फैक्टर्स। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोग नॉन कंट्रोलेबल बोलते हैं। तो ये बताओ भाई, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या आपको आंखों के रास्ते दिल में उतरे कि नहीं? जल्दी से कमेंट सेक्शन, वीडियो पॉज करो, तुमको लिख के बताना पड़ेगा कि तुमको यहां तक बात समझ में आई है या नहीं आई है। चलो भैया, आज के इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बताया मैं आपको 2 पार्ट में एक चैप्टर का वीडियो देने वाला हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि आप कैसे वीडियो चाहते हो। पर मेरे हिसाब से 20-20 मिनट 25-25 मिनट के 2 वीडियोस मिल जाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब आते हैं टॉपिक में कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट अगर है तो उसकी जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, आओ जरा देखते हैं। चलो भैया,
पहला, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, बिजनेस एनवायरनमेंट आपको हेल्प करता है कि आप कौन सा ऐसा नया बिजनेस मार्केट में लेकर आ जाएं जिसमें आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाए और बढ़िया बढ़िया आपको फायदा मिल जाए। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं भाई। क्या होता था ना 90s की या 80s की मैं अगर बात करूं तो इंडिया में कुछ ही कार मैन्युफैक्चरर्स थे जिनकी गाड़ियां आती थी। जैसे अगर आपको पता हो कि एक गाड़ी आती थी एम्बेसडर, फिर फोर्ड की प्रीमियर, इस तरह की गाड़ी हमारे देश के अंदर थी जो लंबी लंबी सेडान व्हीकल्स थी। अभी वो महंगी आती थी, वो हमेशा रिच क्लास अफोर्ड कर पाता था, लेकिन मिडिल क्लास लोग के भी तो आंखों में एक सपना था कि भैया हमारे पास भी चार पहिया खड़ी हो और हम भी बढ़िया बढ़िया मोटर गाड़ी में जाएं। तो ये चीज मारुति ने आइडेंटिफाई किया, इसको बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं तो बताया, और मारुति ने आइडेंटिफाई करके अपनी पहली गाड़ी इंडिया में हैचबैक सेगमेंट लॉन्च किया, छोटी गाड़ी लॉन्च की जिसका नाम था मारुति 800। तो मारुति को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला और आज की डेट में मारुति इंडिया का बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है। आप सभी को बात समझ में आ रही कि बिजनेस एनवायरनमेंट आपको कैसे गाइड कर सकता है टू क्रिएट अ बिजनेस, टू गेट योरसेल्फ अहेड ऑफ अदर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलना। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है अर्ली वार्निंग सिग्नल। अर्ली वार्निंग सिग्नल का मतलब क्या होता है बच्चा? आपको समय से पहले बिजनेस एनवायरनमेंट बता देता है कि किस तरह की दिक्कतें आप फेस करने वाले हैं। नोकिया को समय रहते पता चल गया था कि स्मार्टफोन्स आ चुके हैं, अब हार्डवेयर पर सेलफोन्स नहीं चलेंगे, सेलफोन चलेंगे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। लेकिन धीरे धीरे नोकिया उस चीज को अपने बिजनेस में अडेप्ट नहीं कर पाया एंड नोकिया इज नो मोर इन द मार्केट। सिमिलरली ऐसा कोडेक के साथ भी हुआ, जो आपके कैमरास बनाती थी जिसमें फिल्म लगती थी, और आज की डेट में वो नहीं है। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज हैं जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट पहले से बताना शुरू कर देता है कि भाई 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 अब एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आपको अपने बिजनेस को भी चेंज करने की जरूरत है। ऐसा देखो, आज अगर आप 2020 से पहले देखो, जब तक कोविड नहीं आया था, आप सभी लोग ऑफलाइन पढ़ रहे थे, आप कभी भी यूट्यूब पर जाकर पढ़ते ही नहीं थे। लेकिन 2020 ऑनवर्ड्स चेंज, पैराडाइम शिफ्ट आया और सब लोग धीरे 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 ऑनलाइन पढ़ाई करने लग गए। बहुत सारे लोग इस बात को एक्सेप्ट कर पाए और वो ऑनलाइन आए, बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और वो आज भी ऑफलाइन में ही सिर्फ और सिर्फ पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, ऐसा है कि ये एक नया पैराडाइम शिफ्ट है, इसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल, मतलब पहले से पहले बताने की कोशिश करता है कि जिंदगी में ऐसे ऐसे चेंजेस आने वाले हैं। जैसे आज की डेट में एआई आ रहा है और फ्यूचर में बहुत सारी जॉब्स और बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो क्लरिकल इन नेचर होंगे या थोड़ा सा स्मार्ट वर्क वाले भी होंगे, जहां पर ह्यूमन टच मिसिंग होगा, वो सब कुछ एआई करने लग जाएगा। ये अर्ली वार्निंग सिग्नल बिजनेस एनवायरनमेंट पहले से बता रहा है, ये चैट जीपीटी आपको पहले से बता रहा है। थर्ड पे आते कस्टमर फोकस। अभी कस्टमर में सारी, तुमको ऐसा लगेगा ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं कि नानी माँ की कहानी सुना रहा हूं। कोई बात नहीं, नानी माँ की कहानी सुनते चलो भाई। कस्टमर फोकस, मैं आपको फिर एक एग्जांपल देता हूं भाई। हुआ क्या मैंने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे शैम्पूज और शैशेज, ठीक है ना। देखो मैं एग्जांपल तुमको उसको बताऊं यार, हमारे अर्ली 2000s में ये देखा जाता कि भाई कि जो शैम्पू ना हमेशा एक बॉटल में आती थी। जब शैम्पू बॉटल में आती थी, और बॉटल आती है महंगी, 400 रुपए 500 रुपए की बॉटल आती थी। फिर मिडिल क्लास का भी तो सपना था यार, वो साबुन की बट्टी घिस घिस के नहा रहा है, उसको लग रहा है यार मैं भी शैम्पू लगाऊंगा, मेरे भी मखमली बाल हो जाएंगे, वाह भाई वाह, मजे ही मजे हो जाएंगे। मगर ये उसका सपना पूरा ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि भैया शैम्पू तो महंगा आता है। तो भाई हमारी कंपनीज ने, स्पेसिफिकली क्लिनिक प्लस ने ऐसा देखा कि यार अगर हम अपने शैम्पू को छोटे छोटे सैशेज में देना शुरू कर दें, 1 रुपए 98 2 रुपए के सैशेज में अगर हम वही शैम्पू प्रोवाइड करना शुरू कर दें, तो जितना भी मिडिल क्लास आदमी है जिसका सपना है शैम्पू से नहाने का, उसका सपना भी पूरा हो जाएगा और हमारा बढ़िया बढ़िया बिजनेस ही बन जाएगा। तो कस्टमर फोकस, कस्टमर को मद्देनजर रखते हुए कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, और कस्टमर फोकस को ध्यान में रखते हुए कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके उस तरह से पेश किया जिस तरह से एक कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है। तो आप हमेशा शैम्पूज को सैशेस के फॉर्म में लाने वाली कंपनी ही क्लिनिक प्लस थी। और आपको याद होगा, आज तो डेट में सब लोग शैम्पू का डब्बा ही खरीदते हैं, लेकिन आज भी लोग बड़े ऐसे, मैं अपने मेरा डॉग हुआ करता था, तो मैं जब भी उसको नहलाता था मैं भी मस्त सैशेस फाड़ फाड़ के नहलाता था।
मैं भी नहा रहा हूं, वो भी नहा रहा उसी से, ठीक है ना। तो क्लिनिक प्लस का बहुत सारा इस्तेमाल हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं, चौथे पॉइंट पर आते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। अब इसके फिर नानी माँ की कहानी अगली सुन लो। हर एक चीज पढ़ाने का तरीका भाई बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज जो हमारा बोर्ड है अब वो रेक्टिफिकेशन पर नहीं चलने वाला है। आप बच्चा समझेगा नहीं तो लिखेगा नहीं, और समझ ही नहीं पाएगा तो पेपर वो सॉल्व ही नहीं कर सकता। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यार हमारे देश की सबसे बड़ी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो विल सिगरेट बनाती थी, जिसका नाम था आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी। अब भाई आईटीसी देख रहा है कि भैया मैं टोबैको बनाता हूं, मैं सिगरेट्स बनाता हूं, इंडिया का सबसे लीडिंग मैन्युफैक्चरर हूं, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि कभी कोई हमारे ऊपर बैन लगा दे तो हमारी कंपनी खराब हो जाएगी, हमारा तो बिजनेस ही चौपट हो जाएगा, हम कहां जाएंगे। तो आईटीसी ने ये चीज आइडेंटिफाई किया कि हमको एक बिजनेस के ऊपर रिलाई नहीं करना है विच इज वेरी वेरी वोलाटाइल। तो उसने नए बिजनेस के ऊपर स्ट्रैटेजी लगाना शुरू किया, और आज की डेट में आईटीसी एंटर्ड इनटू ट्रैवल एंड टूरिज्म, और आज की डेट में भारत का सबसे बड़ी होटल चेन आईटीसी की है। जितने तुम बड़े बड़े होटल्स देख रहे हो वो सब ओन करता है आईटीसी। तो ये स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन मतलब क्या है, एक बिजनेस जो वोलेटाइल है, हमने और सारी चीजें सोची, उसके ऊपर रिसर्च किया और अपने आप को एक नए बिजनेस के ऊपर शिफ्ट किया, और उस पे हम आज के डेट में ज्यादा फेमस है। इसलिए आज आईटीसी के आप प्रोडक्ट घर में भी इस्तेमाल करते हो, विवेल आता है, बहुत सारे सोप्स आते हैं, शैम्पूज आते हैं। देन ट्रैवल एंड टूर में जितने बड़े बड़े होटल्स हैं वो सारे के सारे आईटीसी के। तुम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना आईटीसी के कौन कौन से होटल्स तुम जानते हो, ठीक है ना। अगले पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 5, कोपिंग विद चेंज। कोपिंग विद चेंज का मतलब क्या है भाई, एनवायरमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। क्या आप अपने बिजनेस में वो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इट इज कोपिंग विद चेंज। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, मैं पिछले 2024 से पहले हमारी भी रोट लर्निंग की भी एटीट्यूड था, बिकॉज हमारा बोर्ड हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछता था, एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो। तो मैंने कभी भी आज तक हैंड रिटन नोट्स बनाए नहीं थे अपने बच्चों के लिए। मैंने 2024 में पेपर का पैटर्न चेंज होता देखा, और मैं 2025 के आपको मैं बताऊं पेपर के आसपास, जब ये पेपर आया है इन द मंथ ऑफ मार्च फरवरी आई गेस, तब से मैंने अप्रैल ऑनवर्ड्स अपनी एक किताब लिखना शुरू किया, और मैं वो हैंड रिटन नोट्स लिखे कि मेरे को लगा कि बच्चे को ये इंपैक्ट जरूर जाना चाहिए कि शुभम सर ने लिखा हुआ है और ये शुभम सर का ही कंटेंट है। तो वो मैंने लिखना शुरू किया, एंड नाउ फ्रॉम दिस बैच ऑनवर्ड्स मैं अपने हैंड रिटन नोट्स प्रिंट करा के बुक के फॉर्मेट में इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में दूंगा। अकाउंटेंसी में वी हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स ऑल टुगेदर। सो मैं भी विद द चेंजिंग इन द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट हम भी चेंज कर रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग अवर डिसीजंस क्विक एंड स्विफ्ट। मतलब हमें अपने डिसीजंस तुरंत तुरंत लेने, क्विक डिसीजंस मेकिंग करनी है। जैसा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वैसे अपनी कंपनी को भी चेंज करते चलना है। एंड नेक्स्ट इज पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज का मतलब क्या है भाई, अगर हम आज की डेट में फिर नानी माँ की कहानी आ गई। एक मिनट सर, आप इतनी कहानी सुना सुना के हमें क्यों पढ़ा रहे हो सर, अननेसेसरी वीडियो इतना लंबा करते चले। अरे भाई कहानी सुनोगे तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, और तुमने वाला गाना तो सुना होगा, कहानी सुनो जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था। अरे सर फिर आप उसी बात पर आ गए। अरे कोई बात नहीं, पब्लिक इमेज के बारे में बात करें। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि मैं बोलूं टाटा की पब्लिक इमेज अच्छी है या रिलायंस की पब्लिक इमेज हमारे भारत में अच्छी है, वीडियो पॉज करो, कमेंट में लिखो। मैक्सिमम लोग लिखने वाले हैं टाटा की इमेज अच्छी है। काय को? तुम बोलोगे टाटा बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत सारा डोनेशन करते हैं, भारत में बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं। तो क्या रिलायंस नहीं करता? रिलायंस भी करता है, रिलायंस भी बहुत सारी चैरिटी करता है। नहीं, ये रीजन नहीं है। पब्लिक इमेज हमको, मेरे को लगता है जनरली ऐसा होता है कि यार टाटा ने कभी हमको बुरा फील नहीं कराया, टाटा ने कभी हमको गरीब फील नहीं कराया, लेकिन रिलायंस ने हमको हमेशा गरीब फील कराया। कितने लोग ये मानते हैं कि अनंत अंबानी के शादी में खर्चा हुआ और उसी का पैसा बटोरने के लिए, वापस देने के लिए जियो के पैक महंगे हो गए। ये पूरे भारत को लगता है यार, ये रिलायंस को समझ में नहीं आ रहा है। रिलायंस ने शादी की 30 दिन की अपने बच्चे की, उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और जैसे ही शादी खत्म हुई उन्होंने रिलायंस जियो के पैक महंगे कर दिए। तो पब्लिक इमेज हमेशा, भारत के एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा कि जब भी आप लोगों को यह बताएंगे कि आप गरीब हैं, आप खराब हैं, आपकी इमेज कभी भी अच्छी नहीं बनने वाली। पब्लिक इमेज हमेशा हम्बल होने से बनती है, पब्लिक इमेज हमेशा लोगों की तरफ सेंसिटिव होने से बनती है, जो कि टाटा ने बखूबी निभाया है। इसलिए टाटा की इमेज बेटर है। इसलिए लिखा है सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट ऑलवेज बिल्ड योर पब्लिक इमेज।
जितना ज्यादा आप सेंसिटिव होंगे टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स द पीपल, उतनी अच्छी आपकी पब्लिक इमेज होगी, उतनी अच्छी गुडविल होगी, उतनी अच्छी ब्रांड वैल्यू होगी आपकी। आते हैं अगले में, कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब क्या है? आज हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आज हमने सारी पढ़ाई कर ली, तो क्या हमारी पढ़ाई खत्म हो गई? नहीं। एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, यू नीड टू कीप ऑन लर्निंग हाउ टू एडवांस योरसेल्फ, हाउ टू अपकीप योरसेल्फ, हाउ टू मैच योर स्किल्स विद द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हम बेटा जी अगले वीडियो में आपको लेकर आएंगे माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट के फीचर्स, कंपोनेंट्स और इसी के साथ साथ आपका स्वॉट एनालिसिस भी। अगर आपको वीडियो यहां तक पसंद आया है तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। दूसरी बात, आप ये नोट्स जाकर जरूर से डाउनलोड कर लें, इट इज फ्री फॉर एवरीबॉडी विच इज स्टडिंग इन आईएससी बोर्ड, और डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फटाफट से डाउनलोड कर लो। आपको हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आपको फोन करना है तो आप फोन कर लो 8112601234 पर। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ, और अगला पार्ट आपको 1 या 2 दिन के अंदर जरूर मिल जाएगा। विश यू लक।